हे गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू फ्रॉम द स्क्रैच। सो बेसिकली क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस वीडियो में दो तरीके के मेथड्स का हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट, बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑफ अ स्टैक यूजिंग एरे एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू फ्रॉम लिंक लिस्ट। सो बिफोर वी मूव टू डीप डाइव इनटू द डिस्कशन, हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यू होता क्या है, क्यू काम कैसे करता है और ये एक्चुअली इसका प्रिंसिपल क्या है। सो क्यू, जैसा कि आपको जनरल आइडिया होगा ही कि क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। सो क्यू का सिंपल मतलब होता है लाइन में लगना। तो हम लाइन में कहाँ कहाँ लगते हैं, या तो हम टिकट के काउंटर्स पे लगते हैं या बसेस का वेट करते हैं। तो उस लाइन में उस पर्सन का काम सबसे पहले होता है जो सबसे पहले खड़ा होता है। सो अगर आपको अपना काम सबसे पहले करवाना है तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा। दैट इज, इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट आउट यू नीड टू बी इन फर्स्ट इन। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। सो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए ही हम एरे और लिंक लिस्ट में इसी प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करके हम क्यू को डेटा स्ट्रक्चर्स को है जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे। क्यू डेटा स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए क्यू से एसोसिएटेड कई सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो क्यू को बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे बोथ इन एरे एंड एज वेल एज इन लिंक लिस्ट। सो कुछ फंक्शंस हैं जो हमेशा ही क्यू के साथ एसोसिएटेड रहेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरे के अंदर, दैट इज इंसर्शन। इंसर्शन बोलते हैं या इन क्यू भी बोलते हैं। तो हम एरे क्यू के अंदर वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट करेंगे, दैट इज इंसर्शन और इन क्यू जिसे बोलते हैं। दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का, दैट इज डिलीशन। डिलीशन या फिर डी क्यू भी बोलते हैं इसको। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्यू डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, दैट इज इट्स साइज, कि करंट साइज क्या है। क्योंकि ये रनिंग टाइम में क्यू डेटा स्ट्रक्चर श्रिंक भी करता है और इंक्रीमेंट भी करता है। तो हर टाइम पे मुझे साइज़ अगर पता करना होता है तो साइज़ फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ फ्रंट वैल्यू, कि करेंटली क्यू के सबसे टॉप में यानी सबसे फ्रंट में कौन सी वैल्यू अभी रखी हुई है। जो पांचवा फंक्शन है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हम इसे जो है एरे में भी और लिंक लिस्ट दोनों में ही हम इसे लिख सकते हैं। दैट इज ट्रैवर्सल। सो दैट कि आप देख पाओ कि एरे के अंदर कौन कौन से वैल्यूज़ हैं। सो ये पांच फंक्शन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो क्यू से एसोसिएटेड होते हैं। हम इन सभी पांचों फंक्शंस को जब हम एरे में इम्प्लीमेंट करेंगे क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे एरे से, तो इन सभी पांचों फंक्शंस का डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि सब कैसे कैसे काम करता है, सबका क्या रोल है। सिमिलरली जब हम लिंक लिस्ट से जब हम अपने क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब जब हम उस क्यू को बनाएंगे लिंक लिस्ट से, तो उसके अंदर भी ये पांचों फंक्शंस को जो है हम यूज़ करेंगे, उनको एक एक करके देखेंगे कि ये सब कैसे काम करता है। तो आइए चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर बाय मेकिंग यूज ऑफ एन एरे। सो एरे, जैसा कि आप जानते हो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो स्टैटिक इन नेचर होता है। स्टैटिक इन नेचर से कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कभी भी आप एरे को यूज़ करते हो तो उसे यूज़ करने से पहले आपको उसके साइज़ को जो है बताना पड़ता है कि आप कितने साइज़ के एरे को बनाना चाहते हो, आप कितने साइज़ के एरे को बनाना चाहते हो। आप साइज़ या तो कंपाइल टाइम पे दे सकते हो या फिर रन टाइम पे देते हो। रन टाइम पे एरे के साइज़ को देने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, अब अभी हम उसे देखेंगे भी जस्ट, है ना। तो एक एक करके जो जो फंक्शंस, अब सबसे पहली चीज़ कि क्यू का प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इस प्रिंसिपल को हम फॉलो कैसे करवाएंगे इन एरे। तो मैं एक समरी बता देता हूँ कि हम एरे से
क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी एक समरी बताता हूँ। तो जैसे कि एक मान के चलिए हमारे पास एक फिक्स्ड साइज एरे है, इसके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज़ है A B C D एंड E। तो एरे से क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसके अंदर हम दो पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे होते हैं, जिनका नाम है फ्रंट और दूसरे का नाम है बैक। आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, जो फ्रंट पॉइंटर है F, वो ऑल द टाइम क्यू में रखे टॉप की वैल्यू यानी फ्रंट की वैल्यू को जो है पॉइंट कर रहा होता है, और जो आपका बैक पॉइंटर है वो ऑल द टाइम क्यू में रखे लास्ट वैल्यू, दैट इज इस हमारे इस एग्जांपल में E, इसको जो है ऑल द टाइम पॉइंट कर रहा होता है। तो जब कभी भी मुझे इंसर्शन करना होता है तो मैं बैक से एरे के बैक में पहले वैल्यूज़ को जो है इंसर्ट करता हूँ और इस B को मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ। और जब कभी भी मुझे डिलीशन करना होता है तो मैं सिंपली F को जो मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ। सो आई होप आपको मोटा मोटा लग रहा होगा, आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे काम चलने वाला है। तो ये थी छोटी सी समरी कि हम क्या क्या जो वेरिएबल्स हैं और क्या क्या जो कंटेनर्स है वो क्या क्या हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू फ्रॉम एरे। सो सबसे पहले एक एक करके जितने फंक्शंस हैं उन सबको डिटेल में देखते हैं, एक बारी में एक ही फंक्शन को देखेंगे और फिर ग्रेजुअली आप अपने डिस्कशन को जो है आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमने देखा था कि क्यू के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है इंसर्शन या फिर इन क्यू। तो हम सबसे पहले इंसर्शन देखेंगे कि इंसर्शन में कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं और उनमें क्या क्या कंडीशंस आती हैं। इनिशियली हमारा फ्रंट और बैक दोनों ही -1 को पॉइंट कर रहे होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एरे जो होता है वो 0 इंडेक्स्ड वैल्यूज़ होती है, 0 1 2 3 4, ठीक है। और जब आपके एरे के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप नहीं चाहोगे कि आपके जो दो पॉइंटर है फ्रंट एंड बैक वो किसी को पॉइंट करें। दैट इज़ वाई जब कभी भी एरे को बनाते हैं या फिर कभी भी हम एरे से लिंक लिस्ट एरे से जब हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो मेरा दोनों पॉइंटर है फ्रंट एंड बैक उनको दोनों को जो है मैं माइनस से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। क्योंकि अगर आपका एरे में कोई भी वैल्यू नहीं है तो कोई तुक नहीं बनता कि आप उसको किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से इनिशियलाइज़ करो। तो इनिशियली फ्रंट एंड बैक जो है वो -1 से असाइन होता है। और जब कभी भी मैं इंसर्शन करता हूँ तो क्या क्या कंडीशंस आ सकती है। जब आपके पास फ्रंट एंड बैक अगर दोनों -1 को पॉइंट कर रहे हैं यानी कि आप जो है सबसे पहली वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हो अपने एरे के अंदर, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि क्या इफ़ फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड बैक इक्वल्स टू -1, ये बताएगा कि ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है। मैं सिंपली फ्रंट में बैक में दोनों में ही 0 असाइन कर दूंगा और एरे के अंदर जो मेरा बैक है बैक पे मैं अपने वैल्यू को अपने डेटा को जो है असाइन कर दूंगा सिंपली, और फिर मैं रिटर्न कर जाऊंगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। इस तरह से भी आप जो है इसी तरीके से जो है आप वैल्यू को इंसर्ट करोगे। लेकिन तब क्या, जब दोनों -1 नहीं होंगे तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि सिंपली अपने बैक को यानी मेरा बैक पॉइंटर उसे मैं ++ करूँगा, बैक पॉइंटर को ++ करूँगा और एरे पे बैक को असाइन कर दूँगा अपने डेटा को। तो पहले अपने जो बैक है मेरा उसको मैं इंक्रीमेंट करूँगा और एरे के इंडेक्स B पर भी अपने डेटा को असाइन करके सिंपली रिटर्न कर जाऊँगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से जो है आप इंसर्शन कर लोगे, लेकिन बीच में एक एज केस आएगा। मतलब लास्ट कंडीशन क्या होगी कि आपका जब एरे भर जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि आपका एरे जो होता है वो स्टैटिक इन नेचर होता है, तो आप उसकी साइज़ दोगे। तो जब आपका बैक लास्ट साइज़ मतलब लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा तो उस केस में आपको एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो कि योर क्यू इज़ फुल। सो उस केस के लिए मैं क्या करूँगा कि इफ़ बैक इक्वल्स टू मैक्स साइज ms-1 यानी लास्ट इंडेक्स। अगर बैक इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज -1 दैट इज़ लास्ट इंडेक्स को अगर वो पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्यू इज़ फुल। दैट्स इट। इतना ही था इंसर्शन में। यही 3-4 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आपका इंसर्शन इनसाइड एरे वो हो जाएगा। हमें क्या करना है कि इंसर्शन कहाँ से करना है, अगर आपको जैसे इसका प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आपको फर्स्ट आउट होना है तो फर्स्ट इन होना पड़ेगा, यानी आगे से डिलीशन होगा और पीछे की तरफ से इंसर्शन होगा। तो
पीछे को हैंडल करने के लिए मैंने बैक बनाया और आगे को हैंडल करने के लिए मैंने फ्रंट बनाया। यही है टू पॉइंटर का काम। और आई होप आपको इंसर्शन समझ में आया होगा कि इंसर्शन कैसे काम कर रहा है। एक बार इसका फ्रेश कोड देख लेते हैं कि इनक्यू काम कैसे कर रहा होता है। तो ये रहा इनक्यू का कोड। तो ये वॉइड रिटर्न टाइप नहीं होता इसका, तो सिंपली वॉइड रिटर्न टाइप इनक्यू, और जो एज अ पैरामीटर जो आर्ग्यूमेंट मिल रहा होगा वो होता है डेटा। तो जैसे मैंने पहला कंडीशन बताया कि अगर फ्रंट भी -1 है और बैक भी -1 है, इसका मतलब वो फर्स्ट वैल्यू है जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हो इनसाइड एरे। तो मैं क्या करूँगा, जो इनिशियली -1 कंटेन कर रहे थे फ्रंट एंड बैक, उनको मैं 0 कर दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों ही इनिशियली जो है -1 कंटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप पहली वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो उससे पहले तो कुछ एरे में है ही नहीं, तो दैट इज़ वाई उनको मैं 0 0 से इनिशियलाइज करूँगा। एरे के बैक में मैं अपने डेटा को असाइन करूँगा और सिंपली रिटर्न कर जाऊँगा, क्योंकि इंसर्शन बैक से होना है और डिलीशन फ्रंट से। जैसे हम लाइन में लगते हैं, सबसे जो आगे खड़ा होता है उसके साथ पहला काम होता है, फिर जो अंत में आता है उसके साथ बाद में होता है। यानी अगर आपको फर्स्ट आउट होना है तो आपको फर्स्ट इन होना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं बैक में वैल्यू को असाइन करूँगा, फिर रिटर्न कर जाऊँगा। उसके बाद मैं इफ़ मैं ये चेक करूँगा कि क्या मेरा बैक जो है वो एरे में रखे लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि मेरा क्यू जो है फुल हो चुका है। तो मैं सिंपली जो कमांड है दैट इज़ क्यू इज़ फुल, उसको मैं मैसेज को प्रिंट करके रिटर्न कर जाऊँगा। अदरवाइज़ अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो आप करोगे क्या, बैक को सिंपली प्लस करो और एरे के बैक में डेटा को असाइन करो और सिंपली आप रिटर्न कर जाओ। आई होप आपको इंसर्शन समझ में आएगा कि इंसर्शन कैसे काम कर रहा है। अब आइए देखते हैं डिलीशन के लिए। सो डिलीशन के लिए भी काफ़ी सिंपल फंडा है। उसमें हम करते क्या है कि फ्रंट पे रखी वैल्यू, यानी अगर आपका एक एरे है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे आपका फ्रंट है और कहीं रैंडमली आपका यहाँ पे मान के चलो बैक है, तो फ्रंट में डिलीशन के वक्त क्या करना होता है, इस फ्रंट को सिंपली आप इंक्रीमेंट कर दो, फ्रंट सिंपल यहाँ पे हो जाएगा और आपका जो आगे वैल्यू है वो ऑलरेडी हट जाएगा। ऐसा डिलीट नहीं होता है, पर आप इस पर्टिकुलर वैल्यू पे वैल्यूज़ को ओवरराइट कर देते हो, है ना। ओवरराइट कर देते हो सिंपली जो पुरानी वैल्यूज़ थी वो हट जाती है। तो इसी तरह से डिलीशन काम करता है। जब कभी भी आपको डिलीशन करना होता है तो आप सिंपली फ्रंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। अब आइए देखते कुछ एज केसेस को। अगर मान के चलिए आपके जो एरे है उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो अगर आपके एरे के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है तो आप क्या ही डिलीट करोगे। तो वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे कि इफ़ फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड बैक इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे आप मैसेज प्रिंट कर दो कि क्यू इज़ एम्प्टी सो यू कैन नॉट डिलीट एनी एलिमेंट। ठीक है। अदरवाइज आप ये चेक करोगे कि क्या मेरी जो दोनों वैल्यू है वो एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रही है। ऐसा कंडीशन हो सकता है कि इफ़ फ्रंट इक्वल्स टू बैक। ये सिनेरियो तब का होगा जब एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ये भी फ्रंट है और यही बैक है। आप सोचो कि आपने एरे के अंदर एक इंसर्शन किया। जैसे ही आप एरे के अंदर पहला वैल्यू इंसर्ट करते हो तो दोनों में वैल्यू क्या होती है, 0 0। तो आप करेंटली क्या एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हो और आपने फर्स्ट ही वैल्यू को इंसर्ट किया और उसे डिलीट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, आप दोनों में ही फ्रंट में भी 0 असाइन कर दो, फ्रंट में -1 असाइन कर दो और बैक में भी -1 असाइन कर दो। क्योंकि अगर आप एक ही एलिमेंट है, आपके पूरे एरे में एक ही एलिमेंट और आपने उसे भी डिलीट कर दिया तो कायदे से दोनों को -1 आ जाना चाहिए, है ना। आई होप आपको समझ आएगा। फिर सिंपली आप यहाँ से रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज ना ही वो एम्प्टी है और ना ही एक एलिमेंट, तो सिंपली आपको उस केस में क्या करना है, आपने अपने फ्रंट को जो है ++ कर देना है और सिंपली फिर रिटर्न कर देना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं डिलीशन का कोड कैसा है। सो ये रहा डिलीशन का कोड, यहाँ तक ही है। सो डिलीशन के DQ में क्या होता है कि सबसे पहले मैंने जब उसको बताया कि अगर मान के चलो आपका एरे खाली है तो उस केस में आप क्या ही डिलीट कर लोगे। तो सिंपली अब मैं वही कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि फ्रंट भी -1 है, बैक भी -1 है, दैट इज़ क्यू इज़ एम्प्टी और सिंपली रिटर्न। अदरवाइज हो सकता है कि एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे आप फ्रंट भी उसे ही पॉइंट कर रहा है, बैक भी उसे ही पॉइंट कर रहा है। अगर एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट और बैक दोनों तो एक ही को पॉइंट करेंगे। तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि इसे डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, दोनों में -1 असाइन कर दो। तो मैंने दोनों -1 असाइन कर दिया, सिंपली रिटर्न कर दिया। अदरवाइज इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यानी आप उस केस में जो है फ्रंट को सिंपली ++ करो और रिटर्न कर जाओ।
सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिलीशन कैसे काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए देखते हैं कि साइज़ फंक्शन कैसे काम करेगा। तो साइज़ फंक्शन भी काफ़ी सिंपल है कि अभी देखिए, जैसे मान के चलिए अगर आपके पास ये एरे है ना, यहाँ पे आपका फ्रंट है और यहाँ पे आपका बैक है, ये आपका बैक है और ये फ्रंट है, और इंडेक्सिंग क्या होती है 0 1 2 3 एंड 4। तो मैं क्या करूँगा, बैक माइनस फ्रंट प्लस 1, दैट इज़ बैक माइनस फ्रंट प्लस 1, सिंपल मैथ। अब यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज़ 3, तो यहाँ पे 3 साइज है। और बेस कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर मान के चलो दोनों -1 ही को पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर दोनों को -1 को पॉइंट कर रहे हैं, फ्रंट भी -1 को बैक भी -1 को, मतलब कुछ भी नहीं है, तो साइज़ उस केस में जो है मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। तो आइए देखते हैं साइज़ ऑफ क्यू का फंक्शन कैसे कोड करेंगे, कैसे उसको कोड में लिखेंगे। तो साइज़ क्यू में अगर फ्रंट भी -1 है और बैक भी -1 है, तो उस केस में जो है आप 0 रिटर्न कर दो। अदरवाइज बैक माइनस फ्रंट प्लस 1 को जो है आप रिटर्न करो, तो वो सिंपली आपकी साइज़ को जो है रिटर्न कर देगा। और अगर मान के चलो अगर आपके क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसे फ्रंट भी पॉइंट कर रहा है और बैक भी पॉइंट कर रहा है, तो अगर ये मान के चलो इसका इंडेक्स कुछ भी है, अगर n है तो बैक माइनस फ्रंट प्लस 1 यही होगा, तो दैट इज़ n माइनस एन प्लस 1, n कैंसिल आउट, दैट इज़ 1 साइज वही रिटर्न हो जाएगा, वही यहाँ पे हो रहा है। तो ये था आपका साइज फंक्शन। और अब आइए देखते हैं कि ट्राइवर्सल कैसे करेंगे। ट्राइवर्सल जो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने एडिशनली आपके लिए लिख दिया कि आपको ये पता चले कि अगर आपको मान के चलो आपके क्यू के अंदर, आपने अपने क्यू के अंदर सारे एलिमेंट्स को जो है ट्राइवर्स करना होगा, तो आप कैसे करोगे। तो सिंपल है, आप सबसे पहले ये चेक लगाओ कि क्या आपका एरे जो है वो खाली तो नहीं है। अगर आपका क्यू खाली होगा तो आप क्या ही ट्राइवर्स करोगे। तो उसको चेक करने के लिए सिंपली आप चेक करो कि फ्रंट में और बैक में रखी वैल्यूज़ -1 तो नहीं है। सो इफ़ फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड बैक इक्वल्स टू -1, इस केस में तो आप सिंपली लिख दो कि क्यू इज़ एम्प्टी, क्योंकि उस केस में ट्राइवर्सल पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आप एक लूप लगाओगे जो i इक्वल्स टू फ्रंट से i लेस देन इक्वल्स टू बैक तक चलेगा और i प्लस प्लस, और सिंपली सी आउट कर दो एरे एट i की वैल्यू को। आइए चलिए देखते हैं कि ट्राइवर्सल कैसे होगा। तो ट्राइवर्सल तो बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ट्राइवर्सल में अगर -1 है बैक और फ्रंट, तो उसके इसमें तो ट्री खाली, आई मीन क्यू खाली है, मैंने ट्री लिख दिया, सॉरी। तो क्यू इज़ एम्प्टी और सिंपली आप रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज आप क्या करोगे कि एक फॉर लूप लगाओगे जो फ्रंट से लेकर के एक लेस देन इक्वल्स टू बैक तक चलेगा, और i प्लस प्लस कर दो और सिंपली आप उसे प्रिंट कर दो और सिर्फ एट द एंड रिटर्न कर जाओ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जितने भी फंक्शंस हैं, इंसर्शन, डिलीशन, फ्रंट, साइज और ट्राइवर्सल कैसे काम कर रहा होता है। अब एक लास्ट फंक्शन जो बचा है वो है फ्रंट वैल्यू। अगर मान के चलो आपको अपनी एरे में रखे फ्रंट वैल्यू को चेक करना है कि अभी करेंटली मेरे क्यू के अंदर फ्रंट वैल्यू कौन सी है, तो उसे चेक करना भी आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि क्या मेरा जो एरे है वो खाली तो नहीं है, और खाली है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका, आप अपने फ्रंट और बैक में रखी वैल्यूज चेक करो कि इफ़ फ्रंट इक्वल्स टू -1 एंड बैक इक्वल्स टू -1, अगर ऐसा कुछ है तो आप सिंपली उसे प्रिंट कर दो कि क्यू इज़ एम्प्टी। अदरवाइज आप रिटर्न कर दो एरे में रखी फ्रंट की वैल्यू। आइए चलिए देखते हैं इसका कोड कैसा है। तो फ्रंट वैल्यू मैं सबसे पहले ये चेक करूँगा कि क्या मेरे फ्रंट और बैक में -1 है। अगर ऐसा है तो क्यू मतलब खाली है, उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, आप -1 रिटर्न कर दो। ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो -1 रिटर्न करो या ना करो, पर चूँकि ये रिटर्न टाइप इंट है तो आप, मैंने इसलिए इसको -1 कर दिया, पर आपको जैसे रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से भी कर सकते हो, इसे वॉइड बना सकते हो। एनीवेज, तो अदरवाइज फर्स्ट वैल्यू नहीं है, आई मीन एम्प्टी नहीं है, तो एम्प्टी नहीं है तो फ्रंट वैल्यू को जो है, फर्स्ट वैल्यू को जो है सेट कर दो ए फ्रंट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जितने मैंने फंक्शंस बताए, पांचों फंक्शंस इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट क्यू फ्रॉम एरे। तो 5 फंक्शंस हमने देखे, इंसर्शन, डिलीशन, साइज, फ्रंट वैल्यू एंड ट्राइवर्सल। उन सभी को
एक क्लास फंक्शन क्लास के अंदर जो है हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आप उसे क्लास के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो ये रहा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू फ्रॉम एरे। तो सबसे पहले मैंने एक मैक्सिमम साइज़, कितनी एक एरे की मैक्सिमम साइज़ मुझे चाहिए, मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि मुझे 1001 साइज़ की एक एरे चाहिए। तो सबसे पहले क्लास क्यू मैंने एक बनाई, उसके अंदर मैंने कुछ प्राइवेट मेंबर्स रखे। एक तो अपना एरे जो हमें चाहिए, और वो 2 पॉइंटर जिसकी मैंने बात की, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्टिकुलरली इस एरे वाले मेथड में। सारा काम ये 2 पॉइंटर ही करते हैं। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो दोनों में -1 असाइन कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जैसा हमें पता है कि जब कभी भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहला चलने वाला फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसी वक्त फ्रंट और बैक में जो है -1 ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान तरीका। तो सबसे पहले मैंने इनक्यू को बताया था, तो ये रहा वो इनक्यू फंक्शन। तो सबसे पहले इनक्यू, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए देखेंगे कि मेरे फ्रंट और बैक में -1 है, यानी जो आने वाला वैल्यू मेरा पहला एलिमेंट हो, दोनों में 0 असाइन करो। बैक में एरे एट बैक पे अपना डेटा असाइन करो, फिर रिटर्न कर जाओ। अगर लास्ट है तो क्यू फुल कर दो, अदरवाइज आप बैक को ++ करो, एरे में बैक और डेटा को असाइन कर दो उसमें, फिर रिटर्न हो जाओ। दूसरा था डिलीशन। डिलीशन आपको मैंने जैसे बताया, अगर वैल्यू में -1 है, आप अगर 2 पॉइंटर्स में -1 है, मतलब आपका क्यू खाली, आप डिलीट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ आप चेक करो कि क्या दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो अगर एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और उसे मैं डिलीट कर दूंगा तो पूरा एरे खाली हो जाएगा, और जैसे ही पूरा एरे खाली होगा तो फ्रंट और बैक कायदे से -1 को असाइन करने चाहिए, जो कि यहाँ पे कर रहा है, और फिर आप सिंपली रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज़ ये दोनों कंडीशन अगर फेल करती है तो सिंपली आप फ्रंट को ++ करो और फिर रिटर्न कर जाओ। तीसरा फंक्शन था साइज़। साइज़ निकालने के लिए सिंपल सा है कि अगर आपका एरे खाली है, यानी खाली है, तो फ्रंट और बैक दोनों पॉइंटर -1 होंगे, उस केस में आप 0 रिटर्न कर दो। अदरवाइज बैक माइनस फ्रंट +1 की वैल्यू जो है इस सिंप्लीफिकेशन को रिटर्न कर दो, जो साइज़ ही रिटर्न करेगी। उसके बाद था हमारा फ्रंट वैल्यू। तो फ्रंट वैल्यू के लिए तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये चेक करना है कि मेरा क्यू खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो दोनों पॉइंटर -1 होंगे, सिंपली आप मैसेज प्रिंट करो, और -1 रिटर्न करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं करो। उस केस में आपको वॉइड बनाना पड़ेगा। अब जो कि यहाँ पे इन टाइप का, तो मैंने -1 रिटर्न करवाया, बट ये आपकी चॉइस है। अदरवाइज़ अगर आपका एरे खाली नहीं है तो आप सिंपली एरे में रखे फ्रंट में जो इंडेक्स है उसको आप रिटर्न कर दो। तो ये फ्रंट भी हो गया। अब ट्रैवर्सल कंपलसरी नहीं है, बस मैंने आपके लिए बना दिया है, ताकि आपको अगर मान के चलो आपके अंदर आपके एरे के अंदर रखी वैल्यू को आपको ट्रैवर्स करना है, आपके क्यू के अंदर रखी वैल्यूज़ को ट्रैवर्स करना, तो आप सिंपली जो है इस फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो। आपको बस चेक ये करना है कि एरे खाली तो नहीं है। खाली होगा तो दोनों में पॉइंटर में -1 होगा, उस केस में आप सिंपली लिख दो कि एरे क्यू खाली है और सिंपली रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज एक फॉर लूप लगाओ जो फ्रंट से लेकर बैक तक चलता हो, और आप उसे प्रिंट करो स्पेस के साथ, फिर सिंपली रिटर्न कर जाओ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू फ्रॉम स्क्रैच कैसे है। सभी फंक्शंस को देखा हमने, और आपको एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट जो है आइडिया मिल गया होगा। अगर आप GFG के लिंक पर क्लिक करते हो और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे पार्ट पे जाते हो, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस है। वहाँ पर एक माई क्यू करके क्लास बनी हुई है, जिसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर फंक्शन है, जो एरे जो है इस इतने बड़े साइज़ का है, 1 लाख और 5 का, और इसमें भी 2 पॉइंटर्स है, जैसे मैंने बताया, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फ्रंट एंड रेयर। तो जैसे ही एक कंस्ट्रक्टर है, देखिए क्लास का नेम और इस फंक्शन का नेम सेम है, तो ये कंस्ट्रक्टर है, तो दोनों में 0 असाइन हो जाता है। हम यहाँ पे -1 असाइन कर रहे थे, पर यहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 से इनिशियलाइज होती है। तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। और इसमें 2 फंक्शंस हैं, हमने 5 फंक्शन बनाए, इसमें इन्होंने 2 ही फंक्शंस बनाए, एक पुश एक पॉप। पुश यानी इंसर्शन, पॉप यानी डिलीशन। तो यहाँ पे फंक्शंस का डिक्लेरेशन हुआ है, पर डिफिनेशन नीचे हुआ है, और इसे यही 2 फंक्शन है, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन जो है हमें कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट द फंक्शन टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पुश करने के लिए आप क्या करोगे, आप रेयर में पहले असाइन करोगे, फिर ++ करोगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ को 0 से इनिशियलाइज -1 से इनिशियलाइज किया था। हमने जो कोड लिखा है वो -1 से इनिशियलाइज किया था। दैट इज़ वाई जब कभी भी हम इंसर्शन कर रहे थे तो हम पहले इंक्रीमेंट कर रहे थे, फिर उसमें रखी वैल्यू को जो है उस पर असाइन कर रहे थे। देख रहे हैं यहाँ पे, जब कभी भी मुझे वैल्यू को इंसर्ट करना होता था, इनक्यू करना होता था,
तो मैं पहले बैक को इंक्रीमेंट करता था फिर असाइन करता था। पर यहाँ पे ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी इनिशियली -1 से इनिशियलाइज थी, इस वजह से। पर यहाँ पर जो हमें कोड लिखना है जीएफजी पर, उस केस में जो वैल्यूज़ हैं कंस्ट्रक्टर में आप देख पा रहे होगे कि वो 0 से इनिशियलाइज है। तो मुझे पहले वैल्यू असाइन करनी होगी फिर इंक्रीमेंट करना होगा। तो मैंने पहले वैल्यू यहाँ पे असाइन करी फिर इंक्रीमेंट करी, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जीरो से इनिशियलाइज है और हम यहाँ पे -1 से कर रहे थे। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन जो हमें कंप्लीट करना था वो था पॉप। पॉप यानी डिलीट। डिलीट कहाँ से करना है? फ्रंट वाली वैल्यू से। तो अगर वैल्यू दोनों बराबर है, अगर दोनों वैल्यू बराबर है मतलब एक ही एलिमेंट है पूरे एरे में, तो उस केस में -1 रिटर्न करना था, इसलिए एट दिन हमने -1 रिटर्न किया। तो जैसा मैंने हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे डिलीशन के वक्त, मैं कह रहा था कि अगर एरे के अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो वो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर सकते, वो तुक नहीं बनता। तो उस केस में मैं -1 करता था। पर यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज हो रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्टर में 0 से, इसीलिए दैट इज़ वाई मैंने यहाँ भी 0 से किया। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि जब दोनों सेम ही वैल्यू को पॉइंट कर रहे होते हैं तो मैं -1 से इनिशियलाइज कर रहा था क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्टर भी उसी तरीके का था। -1 से मैंने लॉजिक बताया क्योंकि जब एरे में कोई वैल्यू नहीं है तो किसी भी इंडेक्स को मैं क्यों दूँ। पर लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है, यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज था। तो मैंने जब वैल्यू बराबर थी मतलब एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो फ्रंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है और बैक भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो मैं उसे 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। और -1 रिटर्न करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा था तो मैंने -1 से इसको रिटर्न कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करना है। पॉप यहाँ पे हमने जो पॉप बनाया था, डीक्यू बनाया था, वो वॉइड टाइप का था, इसीलिए मैं एट द एंड सिंपली फ्रंट को इंक्रीमेंट कर रहा था। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं करना है, ये रिटर्न टाइप का है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये चेक करूँगा कि इसके फ्रंट में रखी वैल्यू क्या है। पहले मैं डेटा में जो है एरे में जो फ्रंट वैल्यू है उसको जो है मैं डेटा में असाइन कर दूंगा और फिर मैं फ्रंट को प्लस करूँगा और फिर जो भी मेरा डेटा होगा मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि जीएफजी पे जो हमको कोड करना है उस पर थोड़े बहुत चेंजेस थे तो मैंने इसलिए वहाँ पे लिख दिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसा ये सब काम कैसे कर रहा है। अब आइए बढ़ते हैं हम अपने लिंक लिस्ट की तरफ। लिस्ट जैसा कि आपको पता है कि ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक एरे, बट ये डायनामिक इन नेचर होता है। एरे के केस में हम स्टैटिक वर्ड यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमें उसको यूज़ करने के लिए शुरुआत में ही उसके साइज़ को है हमें बताना पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझसे रहेगी जो मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पे आपको जितने भी एरेज होते हैं वो आप देख पा रहे होगे कि ऑलरेडी कंपाइल टाइम पे ही हम उसके साइज़ को जो है बता रहे हैं कि इसकी साइज़ इतनी होनी चाहिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो साइज़ है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो। आप यूज़र से भी पूछ सकते हो कि आपको कितने साइज़ की एरे चाहिए, आपको कितने साइज़ का क्यू चाहिए। वो हो जाता है रन टाइम पे। आप रन टाइम पे ही आप यूज़र से पूछ रहे हो कि आपको कितने साइज़ की क्यू चाहिए। तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ये तो जीएफजी का आर्टिकल था तो इस पर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। बट लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं यूज़र से पूछूं कि यूज़र के डिपेंडिंग अपॉन जो है मैं साइज़ रखूं, तो वो भी आप कर सकते हो। ये तो कंपाइल टाइम पे आपने साइज़ दे दिया, आप रन टाइम पे पूछना चाहते हो तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप एक वेरिएबल बना लो सिंपल, है ना। आप सिंपल एक वेरिएबल बना लो, पॉइंटर टाइप का हो, पॉइंटर बना लो, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका क्यू है उसे आप इसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लो जिसमें आप साइज़ में पूछोगे यूज़र से। तो आप क्यू में एक इंट n पूछ लो यूज़र से। तो जब कभी भी आप जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो पैरामीटर इसमें जब साइज़ पास करोगे तो आप करना क्या कि ए असाइन न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट में ये n पास कर देना। तो ऐसा करने से होगा क्या कि आप कंपाइल टाइम पे नहीं रन टाइम पे यूज़र से ही पूछ लोगे कि आपको कितने साइज़ की जो है एरे चाहिए और उस हिसाब से आप अपने क्यू को डिज़ाइन कर दोगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो पर लेकिन खैर है तो स्टैटिक ही, है ना, रहेगा तो स्टैटिक ही, डायनामिक तो बन नहीं जाएगा। बट लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। लिंक लिस्ट जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये डायनामिक इन नेचर होता है। मतलब ये हर टाइम श्रिंक और इंक्रीमेंट करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन आप कितने वैल्यूज़ जो है इसमें इंसर्ट करते हो, कितने वैल्यूज़ इसमें डिलीट करते हो। एक मेजर डिफरेंस जो एरे को लिंक लिस्ट को एरे से डिफरेंट बनाती है वो है स्पेस एफिशिएंसी। स्पेस एफिशिएंट है, यानी लिंक लिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू हमारे लिंक लिस्ट।
आई मीन सॉरी, एज कम्पेयर टू आवर एरे। आप मान के चलो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर आपको यूज़र से इनपुट मांगना है कि आप कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चाहते हो, और आपको नहीं मालूम है कि यूज़र कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देगा, और आप एरे के साथ रिस्ट्रिक्टेड हो। तो अगर आप सिर्फ एरे का यूज़ करोगे और आप यूज़र से एलिमेंट का नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछोगे, तो आप एरे के साइज़ को एज मैक्सिमम रखने की कोशिश करोगे, सो दैट कि वो जितने भी नंबर इनपुट दे, आपका एरे कैपेबल हो उसको हैंडल करने के लिए। बट अगर मान के चलो अगर आपने 1000 का साइज़ बना दिया एरे का, और यूज़र जो है सिर्फ 3-4 ही एलिमेंट्स को यूज़ कर रहा है, 3-4 ही यूज़ कर रहा है, तो बाकी तो वेस्ट हो गए ना। तो मैं यही कह रहा था, लिंक लिस्ट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि लिंक लिस्ट जो होता है डायनामिक इन नेचर होता है। ये सिर्फ उतनी ही मेमोरीज बनाता है जितनी की इसको ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। बट टाइम के लिहाज से एरे जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में नोड का कॉन्सेप्ट इसी तरह से चलता है, तो वो ज़्यादा इफिशिएंट हो जाता है। पर लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें जो है नोड मेंटेन करके रखना होता है। एनीवेज, तो सबसे पहले ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा ये डायनामिक इन नेचर होता है। सो लिंक लिस्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि लिंक लिस्ट होता है क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे कंसर्न लिंक लिस्ट पढ़ाना नहीं है। मेरा यहाँ पे कंसर्न है क्यू को इम्प्लीमेंट करना बाय मेकिंग यूज़ ऑफ लिंक लिस्ट। सो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि लिंक लिस्ट जो होता है वो एक नोड से बनता है। नोड जो एक डेटा होता है जिस पे आप डेटा रखते हो, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है नेक्स्ट पॉइंटर। ये नेक्स्ट पॉइंटर अपने आगे वाले जो नेक्स्ट नोड होता है उसका एड्रेस कंटेन करता है, और ये वाला जो नेक्स्ट है वो अपने आगे वाले नोड का जो डेटा है आई मीन एड्रेस है वो कंटेन करता है। सिमिलरली ये वाला नोड अपने आगे वाले नोड का जो है डेटा कंटेन करता है, और जो लास्ट नोड होता है जो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होता वो नल को पॉइंट कर रहा होता है, और जो फर्स्ट नोड होता है उसका एड्रेस हेड में होता है। एज अ चेन आपने जैसा देखा होगा कि एक पर्टिकुलर चेन अपने इमीडिएट नेक्स्ट वाले चेन के साथ ऐसा लिंक होता है, और ये वाला चेन अपने आगे वाले से जो कनेक्टेड होता है। जो कनेक्शन है यही आपका नेक्स्ट पॉइंटर है, और ये जो बाकी है इसी में आपका डेटा कंटेन होता है। हम अपने एक एग्जांपल में डेटा जो है इंट वेरिएबल में रखते हैं, बट डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा अपने आप में ही एक बड़ी क्लास को भी आप बना सकते हो, वो खैर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा। पर हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमें इंट टाइप का ही डेटा जो है कंटेन करेंगे, पर डेटा कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे जनरलाइज मत कर देना। तो ये नोड होता है, इसके अंदर नोड के अंदर दो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक आपका है आपका डेटा जो आपका डेटा कंटेन करता है, और दूसरा एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर जो नोड टाइप का ही होता है। वो एड्रेस कंटेन करता है अपने इमीडिएट नेक्स्ट नोड का। ये नोड कंटेन करता है एड्रेस अपने इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट का। आपने ट्रेन की तरह देखा होगा, आप ट्रेन की तरह समझो। ट्रेन का जो इंजन होता है आप वो फर्स्ट इंजन से कनेक्टेड होता है। इंजन को आप हेड समझो, और जो लास्ट बोगी होती है उसके लास्ट डब्बे पे क्रॉस बना होता है, वो बताने का इंडिकेशन होता है कि वो लास्ट व्हीकल है। तो वो लास्ट व्हीकल यहाँ पे कैसे बताएंगे, ये जो लास्ट नोड होगा उसके नेक्स्ट में नल होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये लिंक लिस्ट होता क्या और ये काम कैसे करता है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि जितने फंक्शंस हमने जो एरे में देखे वो सारे फंक्शंस हम यहाँ भी देखेंगे। इंसर्शन, डिलीशन, करंट वैल्यू, साइज और आपका ट्रैवर्सर, सबको एक एक करके बताऊंगा। एक बारी में एक ही फंक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर ग्रेजुअली अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला फंक्शन जो हम देखेंगे वो होता है इंसर्शन। सो जैसा कि हमें पता है कि क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि लिंक लिस्ट में नोड्स का कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं करूँगा क्या कि अगर मुझे वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है तो मैं वैल्यूज़ को पीछे से इंसर्ट करूँगा, पीछे की बैक साइड से जो इंसर्शन होगा और आगे की तरफ से डिलीशन होगा। यहाँ पे हेड होगा। तो जब कभी मैं फर्स्ट आउट करना है भाई, है ना, फर्स्ट आउट करने के लिए फर्स्ट इन होना पड़ेगा। तो फर्स्ट इन लाइन में कैसे करते हैं, पीछे से ही खड़े होते हैं, तो इंसर्शन पीछे से होगा, तो पीछे से इंसर्शन होगा और आगे से डिलीशन होगा। तो जब कभी मुझे इंसर्शन करना होगा तो मैं ऑलवेज इंसर्ट द वैल्यूज एट द लास्ट। देखिए भाई, लिंक लिस्ट में ना, लिंक लिस्ट बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इंसर्शन में लिंक लिस्ट में इंसर्शन कई तरीके से हो सकता है। आप मोटा मोटा 4 तरीके से तो इंसर्शन करते ही हो लिंक लिस्ट के अंदर। पहला, इंसर्शन एट द बैक, इंसर्शन एट द फ्रंट, इंसर्शन एट पर्टिकुलर वैल्यू और इंसर्शन एट आफ्टर एनी पर्टिकुलर वैल्यू और इंसर्शन एट पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये मोटा मोटा 4 तरीके से इंसर्शन करते हो। और सेम इसी तरह से डिलीशन भी इसी तरह से करते हो। डिलीट एट पर्टिकुलर, डिलीट फर्स्ट वैल्यू, डिलीट लास्ट वैल्यू, डिलीट एट पर्टिकुलर पोजीशन और डिलीट एट पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू। तो जब मैं आपको लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट बताऊंगा, लिंक लिस्ट की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा कि लिंक लिस्ट होता क्या है, कैसे काम करता है। पर यहाँ पे मेरा वो कंसर्न अभी नहीं है, मेरे को अभी क्यों इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इंसर्ट एट लास्ट में करूँगा और डिलीट जो है मैं फ्रंट से करूँगा। सो जैसे मैं डिलीट करूँगा मैं हेड को आगे मूव कर दूँगा। अभी मैं देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो हमारा हेड होता है, जैसा कि हमने अभी देखा कि एरे में जो हमारा फ्रंट और बैक जो पॉइंटर्स थे वो इनिशियली -1 को पॉइंट कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से जो मेरा हेड है, जब वो किसी को पॉइंट नहीं हो रहा था, कर रहा था, जब मेरा पूरा का पूरा लिंक लिस्ट खाली था, जब खाली होता है तो मेरा हेड जो है वो नल को पॉइंट कर रहा होता है। तो मैं ये चेक करूँगा जब कभी मुझे इंसर्शन करना है, इंसर्शन कहाँ पे करना है, लास्ट में, और डिलीशन कहाँ करना है, फ्रंट में। जब मुझे इंसर्शन करना होगा तो मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा जो हेड है वो नल है। अगर नल है तो मैं हेड में असाइन करूँगा न्यू नोड, क्योंकि मुझे नया नोड क्रिएट करना है। और न्यू हेड के डेटा में मैं डेटा असाइन करूँगा और हेड के डेटा में मैं डेटा को असाइन करूँगा और हेड के नेक्स्ट में मैं नल को असाइन करूँगा, क्योंकि वो मेरा पहला नोड है। जैसा मैंने बताया हेड नल को पॉइंट कर रहा है ना। अगर हेड में नल है तो वो पहला ही हुआ ना डेटा। अब सिंपली मैं वो करके उसको सिंपली मैं रिटर्न कर दूँगा। अदरवाइज मैं एक टेम्परेरी नोड बनाऊँगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प, और मैं एक लूप चलाऊँगा। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मेरे लिंक लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कुछ वैल्यूज़ हैं। तो मैं क्या करूँगा, टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ऐसा है तो मैं करूँगा क्या, टेम्प असाइन टेम्प एरो नेक्स्ट, करते जाओ। जैसे ही आप लास्ट पे पहुँचोगे तो जैसे मैंने बताया कि जो लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट में नल वैल्यू होती है। तो जैसे ही मुझे नल मिलेगा मैं इस वाइल लूप से टूट के बाहर आ जाऊँगा। अब फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाऊँगा नोड टाइप का। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार लास्ट, जो लास्ट नोड में जुड़ जाएगा। तो मैं लास्ट असाइन न्यू नोड, लास्ट एरो डेटा असाइन डेटा, लास्ट एरो नेक्स्ट असाइन नल, और फिर उस लास्ट को जो है मैं टेम्प के नेक्स्ट में जो है असाइन कर दूंगा। सो देखते हैं अपना इंसर्शन कि कैसे करेंगे हम। आपको कोड से एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे जो है इंसर्ट करते हैं एट द लास्ट इन अ लिंक लिस्ट। सबसे पहले इंसर्ट लास्ट, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल है, तो लास्ट में इंसर्ट होगा तभी तो आगे डिलीट होगा, तभी तो फ्रंट से डिलीशन होगा। तो सबसे पहले हमें डेटा मिलेगा, तो मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा हेड जो है वो नल है। इसका ये मतलब होगा कि मेरा जो मेरा लिंक लिस्ट है वो खाली है। हेड का नल का होने का यही इंडिकेशन है कि मेरा लिंक लिस्ट खाली है। तो मैं करूँगा क्या कि हेड ऐसा न्यू नोड कर दूँगा। तो जैसे ही मैं न्यू नोड करूँगा तो एक ऐसा नोड बन जाएगा जो ये डेटा है और ये नेक्स्ट है। तो मैं डेटा में असाइन कर दूंगा डेटा को, तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा, और मेरा नेक्स्ट में जो उसको मैं नल कर दूंगा तो ये नल को पॉइंट करने लगेगा। और साइज़ 1 कर दूंगा। अभी मैं साइज़ बताता हूँ ये साइज़ क्या है ना। साइज़ में आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है। तो जैसे ही ये मेरा पहला नोड था तो मैंने साइज़ को 1 किया और मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा। तो अभी मेरे नोड में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अदरवाइज़ अगर आपके लिंक लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ हैं तो मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें मैं अभी हेड का जो पॉइंटर है ये इसी को जो है हेड पॉइंट कर रहा है।
तो मैं हेड और टेम्प में जो है असाइन कर दूंगा, इसको टेम्प पे अब असाइन करने लगेगा। और जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता, मतलब ये लास्ट तक नहीं चला जाता। अगर ये आपका ये है ऐसा है ना, यहाँ पे ये हेड है और यहाँ पे नल है, तो जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाता तब तक आप टेम्प में असाइन करो टेम्प एरो नेक्स्ट। तो जैसे ही ये लूप टूटेगा, यानी जो टेम्प का नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, तो मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें मैं न्यू नोड करके उसके डेटा में डेटा और नेक्स्ट में नल में असाइन कर दूंगा। और फिर जो मेरा टेम्प का नेक्स्ट है, यानी टेम्प का नेक्स्ट यानी ये नल है ना, टेम्प का नेक्स्ट तो नल है ना, उसमें आप लास्ट में जो है यहाँ पे डेटा आ चुका है और यहाँ पे नल, ये अब इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब ये देखिए लास्ट में इंसर्ट हो गया, यही तो था इंसर्शन एट लास्ट। और फिर मैं साइज़ को प्लस प्लस कर दूंगा क्योंकि आपने एक इंक्रीमेंट किया और आप सिंपली रिटर्न कर जाओ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंसर्शन एट द लास्ट कैसे काम कर रहा है। आइए चलिए देखते हैं डिलीशन। सो डिलीशन जो है, डिलीशन एट द हम फ्रंट करते हैं। तो डिलीशन करने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि मेरा नल तो नहीं है हेड। अगर हेड इक्वल्स टू नल है तो आप क्या ही डिलीट कर लोगे। तो सिंपली आप क्या करोगे, साइज़ को है ज़ीरो से इनिशियलाइज कर दो और सिंपली रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज़ आप करो क्या कि आप अगर मान के चलो आपका ये लिंक लिस्ट है ना, यहाँ पे आपका हेड है HEAD और यहाँ पे आपका नल है। आप चाहते हो कि मेरा फ्रंट वैल्यू डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हेड को आप आगे मूव करो और इसे डिलीट कर दो। तो मैं करूँगा क्या कि एक वेरिएबल बनाऊंगा टेम्प नाम का, जो हेड में ही असाइन हो रहा होगा। हेड में असाइन मतलब क्या, हेड के अंदर रखा एड्रेस, तो हेड के अंदर एड्रेस जो है फर्स्ट का है, तो यहाँ पे आपका टेम्प असाइन करेगा। और मैं हेड में असाइन करूँगा हेड एरो नेक्स्ट, तो इसके नेक्स्ट में अगले वाले का एड्रेस है, तो ये आगे मूव कर जाएगा। और मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये हट गया। तो आप देखो, तो आप जो का हेड है वो आपके इमीडिएट नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है और आपका एक आगे का वैल्यू भी जो है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक इस तरह से। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट नोड स्टार टेम्प में असाइन करो हेड और हेड में असाइन करो हेड एरो नेक्स्ट और डिलीट कर दो टेम्प को और फिर सिंपली रिटर्न कर जाओ। आइए चलिए देखते हैं इसका कोड कैसे है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मेरा जो हेड है वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो साइज़ को 0 करो, रिटर्न करो। अच्छा, मैंने यहाँ पर साइज़ 0 क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया। अगर मान के चलो कोई यूज़र है वो बार बार डिलीट कर रहा है बिना इंसर्ट किए वैल्यू को, तो अगर मैं माइनस करूँगा तो वैल्यू तो माइनस में चली जाएगी ना भाई। तो अगर कायदे से अगर नल है तो साइज़ को 0 करो, रिटर्न कर दो। अदरवाइज़ आप एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाओ, टेम्परेरी वेरिएबल में अपने हेड को असाइन करो और हेड में असाइन करो हेड एरो नेक्स्ट, तो ये इमीडिएट नेक्स्ट वाले जो नोड है उसको असाइन करने लगेगा। और मान के चलो अगर आपके लिंक लिस्ट के अंदर एक ही वैल्यू है तो आपके हेड के नेक्स्ट में नल होगा, तो आपके हेड में कायदे से नल आ जाना चाहिए, तो जो नल आ जाएगा। और सिंपली आप टेम्प को डिलीट करो, साइज़ को डिक्रीमेंट करो और सिंपली रिटर्न कर दो। सो आई होप आपको डिलीशन भी समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है। आइए चलिए देखते हैं अब अपने फ्रंट वैल्यू को हम कैसे चेक करेंगे। तो फ्रंट को वैल्यू को चेक करने से पहले सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरा नल खाली तो नहीं है, आई मीन लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। लिंक लिस्ट खाली होने का चेक करने का तरीका ये है कि अगर हेड में नल है, हेड में अगर नल है मतलब लिंक लिस्ट खाली है, तो उस केस में आप सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो कि क्यू इज़ एम्प्टी और रिटर्न कर दो -1। अदरवाइज आप रिटर्न कर दो हेड एरो डेटा। आइए देखते हैं इसका कोड कैसा है। तो ये रहा फ्रंट वैल्यू। अगर हेड नल है मतलब क्यू खाली है, आप -1 रिटर्न करो। अदरवाइज आप हेड में रखे डेटा को रिटर्न कर दो। आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम अपने साइज़ को। तो साइज़ देखिए, आप साइज़ निकालने के लिए ना, मैंने वेरिएबल हर जगह जो आपको इनिशिएशन और डिलीशन आपको मैं दिख भी रहा था, मैंने जो आपको बताया कि देखिए जब आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे, तो जब आपका वैल्यू नल था, डेटा आई मीन हेड में नल था, तो आपकी पहली वैल्यू थी, तो मैंने साइज़ को 1 से इनिशियलाइज़ किया। और अदरवाइज़ आप साइज़ को प्लस करो। सिमिलरली जब आप डिलीट कर रहे थे तो मैं
चेक कर रहा था कि हेड में नल तो नहीं है, अगर नल है तो जीरो से इनिशलाइज करो, जैसा हमको कारण नहीं पता है, कोई बार बार डिलीट करेगा तो वैल्यू माइनस में ना जाए, इसलिए मैंने जीरो से इनिशलाइज किया। अदरवाइज आप जब भी डिलीट करते हो तो साइज डिक्रीमेंट करो, है ना। ये मेंबर वेरिएबल है, जो मैं क्लास बनाऊंगा ना उसमें एक मेंबर वेरिएबल है साइज, जो हर इंसर्शन या डिलीशन के साथ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहता है। तो मैं जैसे ही जब कोई भी साइज मांगेगा तो मैं इसी साइज को वेरिएबल को जो है रिटर्न कर दूंगा, है ना। अब साथ में आप प्रिंट वैल्यू भी देख लो कि प्रिंट फंक्शन कैसे काम करेगा। मैं ये पहले चेक करूंगा कि क्या नल मेरा हेड में नल तो नहीं है। अगर नल हेड में नल है यानी मेरा क्यू खाली है, तो मैं क्यू इज एम्प्टी का मैसेज प्रिंट करके सिंपली रिटर्न कर जाऊंगा। अदरवाइज मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा और हेड में जो एड्रेस है उसको मैं टेम्प में असाइन कर दूंगा, और जब तक टेम्प में नल नहीं आ जाता, ये बात ध्यान रखना, टेम्प एरो नेक्स्ट नहीं, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। अगर टेम्प एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल लिखूंगा तो लास्ट वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ कि सारी वैल्यूज को प्रिंट करे, दैट इज़ वाई टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। और उसके बाद टेम्प में रखे डेटा को प्रिंट करो और टेम्प में असाइन करो टेम्प एरो नेक्स्ट और एट द एंड रिटर्न। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हम लिंक लिस्ट से कैसे हम क्यूब को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड कोड इन क्लास में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये रहा वो कोड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू फ्रॉम लिंक लिस्ट। सो इसके अंदर मैंने एक एल क्यू बनाया यानी लिंक लिस्ट क्यू। तो इसके अंदर कुछ प्राइवेट मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले नोड ही है, स्ट्रक्ट नोड। तो स्ट्रक्ट नोड जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ें होती हैं नोड में, एक तो आपका डेटा होता है और दूसरा नेक्स्ट होता है। डेटा में अपना कोई वैल्यूज़ रखते हो, इन्फॉर्मेशन रखते हो, और नेक्स्ट जो है वो पॉइंटर टाइप का होता है, जो खुद स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही होता है, जो अब इमीडिएट नेक्स्ट नोड के जो एड्रेस है उसको कंटेन करता है। और इसका फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है वो हेड में कंटेन होता है। तो यहाँ मैंने हेड बना दिया, और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बताया कि एक मेंबर फंक्शन है, आई मीन मेंबर वेरिएबल है, वो जिसका साइज़ है जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के साथ वो जो है बढ़ता घटता रहता है। तो मैंने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है, जो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हेड में नल असाइन हो जाएगा और साइज़ भी जीरो हो जाएगा। और जैसे ही जब मैं इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट एट लास्ट, क्योंकि फीफो प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना है हमने, तो सबसे पहले इंसर्शन जैसे मैंने बताया कि इंसर्शन को मैंने एक्सप्लेन किया, जो ये इंसर्शन यहाँ पे है तो वॉइड टाइप का है। जब वैल्यू नल होगी तो फर्स्ट वैल्यू होगा तो साइज़ में 1, और न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम हेड में ही हम वैल्यू को इनिशलाइज कर देंगे, असाइन कर देंगे आई मीन। अदरवाइज आप लास्ट में इंसर्शन करना है, उसके लिए मैंने टेम्परेरी वेरिएबल बनाया और उसी के अकॉर्डिंगली अपने लास्ट नोड को अपने नोड को जो है लास्ट में इंसर्ट कर दिया और साइज़ को एक इंक्रीमेंट करके सिंपली रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने देखा, तो ये था इंसर्शन एट लास्ट। उसके बाद हमने देखा डिलीशन एट फर्स्ट। तो डिलीशन एट फर्स्ट के लिए वही चेक करो कि नल खाली तो नहीं है, खाली है तो साइज़ को जीरो करके रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज टेम्परेरी में फर्स्ट वैल्यू को असाइन करो और फर्स्ट को अपने इमीडिएट नेक्स्ट वाले में असाइन कर दो और इसको टेम्प को डिलीट कर दो और साइज़ घटा दो और रिटर्न हो जाओ। उसके बाद हमने फ्रंट वैल्यू देखा, तो फ्रंट में तो कुछ नहीं करना था, सिंपली हेड के डेटा को जो है रिटर्न करना था, और अगर खाली है तो सिंपली मैसेज प्रिंट कर दो। साइज़ के लिए तो ऑलरेडी वेरिएबल है यहाँ पे, है ना, मेंबर वेरिएबल। तो जो भी मेंबर वेरिएबल में जो डेटा होगा वो सिंपली आप उसे रिटर्न कर दो, यहाँ पे आपने देखा। अदरवाइज़ आपको प्रिंट करना है तो ये पहले चेक करो कि उसमें लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है। लिंक लिस्ट खाली है तो लिख दो क्यू इज़ एम्प्टी, रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज़ एक टेम्परेरी वेरिएबल में अपने हेड को असाइन करके टेम्प को आगे बढ़ाते चले जाओ और एट द एंड इसे भी रिटर्न कर दो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया बाय मेकिंग यूज़ ऑफ, आई मीन क्यू को इम्प्लीमेंट किया बाय मेकिंग यूज़ ऑफ लिंक लिस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हमने दोनों तरीके से भी देखा, और जीएफजी पे क्या रिक्वायरमेंट है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने दे के, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।